क्वेश्चन करना हो किसी स्टूडेंट ने? Any question? ओके, एक छोटा सा हिस्सा रह गया था, इसमें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप एक लैंड एंड बिल्डिंग यानी प्रॉपर्टी बाय करते हो, आपने प्रॉपर्टी बाय की, जिस दिन बाय की उस दिन वो IAS 16 में फॉल कर रहा था। ठीक है, और सब्सिक्वेंटली मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू यूज दिस प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि कन्वर्ट हो रही है IAS 14, यानी कन्वर्जन फ्रॉम IAS 16 टू IAS 14। ठीक है, अब इसके लिए जरा रूल्स को जरा ध्यान में रखिएगा कि इफ इन IAS 14 if the company chooses the fair value model, तो स्टैंडर्ड हमें ये गाइडलाइन देता है कि बिफोर ट्रांसफरिंग from IAS 16 to IAS 14, the property should सर be स्क्रीन, जी आप अपनी स्क्रीन स्पॉटलाइट कर दें सर। मैं कैसे कर दूं? सर सिस्टम से सर, उससे ज़्यादा विजुअल क्लियर हो जाता। यस सर, हो गई। हो गई? सर अगेन वैसे दोबारा कर दें। नहीं हुई? यस सर, हो गई। The property shall be revalued। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब भी आपने एक प्रॉपर्टी बाय की, आपने पहले IAS 16 में फॉल कर रही थी, आफ्टरवर्ड्स द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम IAS 16 टू IAS 14, यानी ऑब्वियसली 14 में तब होगी जब उसकी कंडीशन फुलफिल होगी, और कंडीशन ये थी कि पहले प्रॉपर्टी आपने ऑनर ऑक्युपाइड की थी, बाय की थी ऑफिस यूज के लिए, बट सब्सिक्वेंटली द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू यूज एज कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल पर्पसेस, तो फिर वो ऑटोमेटिकली 40 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आप 40 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपने देखना है कि 40 में मॉडल कौन सा है। इफ द मॉडल इज फेयर वैल्यू मॉडल, तो पहले प्रॉपर्टी को आप IAS 16 में रीवैल्यू करोगे और उसके बाद उसको आप ट्रांसफर करोगे फेयर वैल्यू। मैं एग्जांपल से इसको आपको क्लियर करता हूं। सर आवाज बहुत गूंज रही है, सर आवाज समझ नहीं आ रही आपकी जी सर, साउंड बहुत गूंज रही है और समझ नहीं आ रही, आप आवाज समझ नहीं आ रही लेक्चर में। गूंज रही है, अब क्या करूं बताइए। यस सर, अब आ रही है। मैं माइक लगा के देख लेता हूं, शायद उससे कोई फर्क पड़ जाए। यस सर, अब ठीक है। ओके, यस सर, अब ठीक है। अब क्लियर है सर। सिर्फ एक मिनट दीजिए। ओके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब कुछ बेहतर हुई आवाज? यस सर। ओके, यस सर, यस अब सर। ठीक है। ठीक हो गई। अब फर्ज कीजिएगा कि आपने एक प्रॉपर्टी बाय की 1 जनवरी 2016 को
आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग बाय की और ये बाय की आपने 25 मिलियन की, जिसमें 15 मिलियन रिप्रेजेंट्स लैंड, इसमें से 15 मिलियन लैंड हुई और 10 मिलियन हमारी ऑटोमेटिकली बिल्डिंग हो गई। ठीक है, आपने यहां यूजफुल लाइफ डिटरमिन की ऑफ बिल्डिंग 20 years. On 31st December 2018, management decides to use the property for rental purposes, and chooses, अपने माइक ऑफ रखें प्लीज, chooses fair value model for investment property. और फेयर वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, सपोज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 32 मिलियन, जिसमें 17 मिलियन लैंड है। ठीक है, अच्छा अब देखो, पहली चीज तो बड़ी क्लियर है, 1 जनवरी 2016 को आपने बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग एक्वायर की थी, और जिस दिन एक्वायर की थी उस दिन वो IAS 16 में फॉल कर रही थी। ठीक है, लेकिन 31 दिसंबर 2018 को मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलेक्ट दी चेंज द इंटेंशन, और पहले बिल्डिंग खुद यूज कर रहे थे, अब उन्होंने फैसला किया कि हम इसको रेंटल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, तो नेचुरली ये आप IAS 16 के स्कोप से निकल जाएगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू IAS 40। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, पहले इस रूल को फॉलो करना है। देखें IAS 40 में अगर मैनेजमेंट फेयर वैल्यू मॉडल चूज कर रही है, जो मैंने क्वेश्चन में लिखा है एग्जांपल में, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि बिफोर ट्रांसफर फ्रॉम IAS 16 टू IAS 40, यानी ट्रांसफर करने से पहले प्रॉपर्टी शैल बी रीवैल्यूड, और इससे आगे लिख लें इन अकॉर्डेंस विद IAS 16, इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 हम इसको रीवैल्यू करेंगे, और रीवैल्यू करेंगे IAS 16 के मुताबिक। ठीक है, सो वेल अब जरा देखें, तो पहले जर्नल एंट्रीज अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो बताइएगा पहली जर्नल एंट्री कब होगी। अगर मैं सारी एंट्रीज पास करूं, 1 जनवरी 2016 को जब लैंड एंड बिल्डिंग आपने बाय की थी, उस टाइम आपने डेबिट किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट किया और कैश क्रेडिट किया, और उस वक्त आपने बाय की 25 मिलियन की। यहां तक बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, आ रहे नजर। अच्छा जी, अब पहली डेप्रिसिएशन होगी 31 दिसंबर 2016 को, तो एंट्री आप पढ़ चुके हो इसकी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी? ऑब्वियसली ये जो लैंड और बिल्डिंग है 25 मिलियन की, इसके अंदर लैंड एलिमेंट भी इंक्लूड है, एंड द लैंड एलिमेंट इज 15 मिलियन। इसका मतलब लैंड सिर्फ 10 मिलियन की हुई, तो आप सिर्फ बताइए कितनी डेप्रिसिएशन बनेगी। यूजफुल लाइफ अगर 20 हो तो बताइए कितनी आनी चाहिए डेप्रिसिएशन? एनी स्टूडेंट? 0.5 0.5 मिलियन है।
बिल्कुल सही है, 0.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन होगी, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। सेम इसी तरह 31 दिसंबर 2017 को अगेन डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और अब भी डेप्रिसिएशन 0.5 मिलियन होगी। अच्छा, तीसरे साल आते हैं, तीसरे नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2018, मैनेजमेंट हैज decides to use the property for rental purposes। साल के एंड पे मैनेजमेंट ने फैसला किया कि ये रेंटल पर्पसेस के लिए यूज की जाए। तो यकीनी बात है अब ये IAS 16 के स्कोप से निकल गई और IAS 40 में कन्वर्ट होगी, लेकिन 40 में कन्वर्ट करने से पहले रूल के मुताबिक मैं IAS 16 में इसको रीवैल्यू करूंगा और रीवैल्यू करने के बाद फिर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा IAS 40 में। ठीक है, तो अब इसलिए पहले तो अब जब मैं रीवैल्यूएशन मॉडल लगाऊंगा तो पहले तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है ना इस साल की भी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 0.5 मिलियन। अच्छा, अब जब मैं रीवैल्यूएशन करूंगा तो रूल क्या पड़ा था कि सबसे पहले जितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है उसको एलिमिनेट कर दो। तो कितनी डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड कर चुका हूं, 0.5 into 3 यानी 1.50 की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, उसको क्लोज कर दो। तो ये आएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और PPE क्रेडिट, PPE क्रेडिट। अब ये कितनी वैल्यू, 1.50। अब जब रीवैल्यूएशन से पहले अगर हम वर्किंग बना लें, यहीं पर छोटी सी वर्किंग देखें, ये लैंड है, ये बिल्डिंग, तो कॉस्ट क्या थी लैंड की 15 मिलियन और बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो 10 मिलियन थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस की हमने 3 साल की डेप्रिसिएशन जो कि यकीनन बिल्डिंग से माइनस होगी 1.50। अब ये आ गया 8.50 और लैंड है 15 मिलियन। ये WDV आ गई बिफोर रीवैल्यूएशन। अब जब मैं रीवैल्यू करूंगा तो मुझे फेयर वैल्यू चाहिए और फेयर वैल्यू क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है दैट इज 32 मिलियन, जिसमें 17 मिलियन लैंड है और ऑब्वियसली 15 मिलियन बनेगी बिल्डिंग। अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है 2 मिलियन और 6.5, ठीक है, तो 2 + 6.5 8.5 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसकी एंट्री पास कर देंगे हम 8.50 की, और एंट्री क्या होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट बाय 8.50। अच्छा, सर अब ये 8.50 कहां से, ये दोनों का सम करो ना, लैंड और बिल्डिंग दोनों इंक्रीज हो रही हैं। लैंड 15 मिलियन से 17 मिलियन पे गई, 2 मिलियन का इंक्रीज हुआ, और बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू 8.5 थी और इसकी वैल्यू 15 पर आ गई। ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो 32 मिलियन फेयर वैल्यू है, जिसमें से 17 मिलियन वैल्यू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ लैंड, तो 15 मिलियन जो है वो बिल्डिंग की वैल्यू हुई, तो इसका 6.5 इंक्रीज हो रहा है। तो 6.5 + 2 = 8.50, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने रीवैल्यूएशन की, अब याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितनी वैल्यू पर आ चुका है मेरी बुक में, एनीवन कितनी बुक पे कितनी वैल्यू पर आ चुका है, 32 मिलियन पे। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को IAS 40 में। जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो IAS 16 में जो PPE रिकॉर्ड हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट कर दूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करूंगा और
इसके केस क्रेडिट कर दूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो खत्म हो गई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, यानी ये कन्वर्जन का तरीका मैं बता रहा हूं इस एग्जांपल के थ्रू कि सम टाइम हम IAS 16 से कन्वर्ट करते हैं IAS 14। ठीक है, दूसरी सिचुएशन कि अगर हम कन्वर्ट करें IAS 40 से IAS 16 में, यानी हमने एक लैंड और बिल्डिंग बाय की थी इस ऑब्जेक्टिव के लिए कि हम इसको बिजनेस, इसको रेंटल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, बट सब्सिक्वेंटली मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर देयर ओन पर्पसेस। इसका मतलब अब ये 16 से 36 से 16 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें भी सेम वही चीज होगी। आपने IAS 16 में जिस वक्त भी कन्वर्ट करना है तो पहले IAS 40 में कैलकुलेशन करेंगे सारी, जब कंप्लीट हो जाएगा उसको कन्वर्ट कर दूंगा IAS 16 में। यानी आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी जिसमें भी कन्वर्ट हो रहे हैं, जब मैं 16 से 40 में कन्वर्ट हो रहा हूं, कन्वर्जन से पहले सारा ट्रीटमेंट किसका अप्लाई होगा? IAS 16 का। सेम इसी तरह याद रखिएगा, जब मैं IAS 40 से IAS 16 में कन्वर्ट होना चाहता हूं, जिस डेट को कन्वर्ट हो रहा हूं उस डेट तक का ट्रीटमेंट कौन सा होना चाहिए? क्या IAS 40 का या 16 का? एनीवन? 40 का। 40 का, एग्जैक्टली। तो ये बस प्रिंसिपल है, ये जो मैंने एक एग्जांपल में आपको शो किया, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मोर और लेस सेम वही है जो IAS 16 में हमने डिस्कस की थी, जो कैजुअल पढ़ा था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब जरा एक दो एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, जरा ओपन कीजिएगा बुक। पेज नंबर भी मैं बता देता हूं आपको। जी, एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर 435, इसको जरा ओपन कीजिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पेज नंबर 435, एग्जाम्पल नंबर 10, विक्टोरिया के नाम से है आपकी बुक में, आई कैप की बुक में। जी, ओपन कर ली? सर 1 मिनट ओपन करो। कर लो। ये बुक का PDF सर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें अगर। जी सर ये बुक का PDF अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। यार, अब मैं कहां से करूं? मैंने दूसरा लैपटॉप में ओपन की हुई है, इसमें नहीं है मेरे पास। किसी स्टूडेंट के पास है तो वो कर ले। ओके जी, क्वेश्चन देखें। विक्टोरिया owns several properties and has a year end of 31st December. Wherever possible, Victoria carries investment properties under the fair value model. यानी मैनेजमेंट जो है उसने बता दिया है कि हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है फेयर वैल्यू मॉडल है, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी। आइएगा, प्रॉपर्टी 1 was acquired on 1st January year 1. It has a cost of 1 million comprising 500,000 for land and 500,000 for building, यानी हाफ प्राइस जो है, हाफ अमाउंट जो है वो लैंड की है, हाफ बिल्डिंग की है। बिल्डिंग हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 years. Victoria use this property as its head office. Tell me students, क्या ये IAS 16 में फॉल कर रहा है या IAS 40 में? प्रॉपर्टी 1 16 जी, ये IAS 16 में फॉल करेगी क्योंकि आखिरी लाइन बड़ी क्लियर है, विक्टोरिया यूजेस द प्रॉपर्टी एट इट्स हेड ऑफिस। या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। और PPE की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कोई लैंड और बिल्डिंग होगी तो आप उसको IAS 16 में शो करोगे। प्रॉपर्टी 2 was acquired many years ago for 1.5 million for its investment potential.
On 31st December, year 7, it had a fair value of 2.3 million. By December 30, year 8, its fair value had risen to 2.7 million. Property has a useful life of 40 year. Tell me, जो property 2 है, IS 16 में fall करेगी या IS 40 में? सर 40 में 40 इन्वेस्टमेंट IS 40. पोटेंशियल। Great, IS 40 में, because for its investment potential. इसी तरह प्रॉपर्टी 3 देखिए, प्रॉपर्टी 3 was acquired on 30th June year 2 for rupees 2 million for its investment potential. Directors believe that fair value of property was 3 million on 31st December year 7 and 3.5 million on December 31 year 8. However, due to specialized nature of this property, these figures cannot be corroborated. The property has a useful life of 50 years. So इसमें भी मुझे बताइएगा कि क्या ये IS 16 में फॉल करेगी या IS 40 में फॉल करेगी? IS 40 सर 40 में। IS 40 में फॉल करेगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आइएगा, चूंकि सबसे अहम चीज जो उसने कही उसकी तरफ भी आता हूं। एक लाइन आपने पढ़ी थी, ये ऊपर दोबारा आइएगा। प्रॉपर्टी 2 और 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रही। ऊपर लिखते हैं वेयर एवर पॉसिबल, बिल्कुल पहली लाइन में, विक्टोरिया कैरीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है जी, फेयर वैल्यू मॉडल कंपनी यूज कर रही है, करेगी। तो बताइए प्रॉपर्टी 2 पे हम कौन सा मॉडल यूज करें और प्रॉपर्टी 3 पर कौन सा करें? दोनों हमने पढ़ा है। प्रॉपर्टी 2 पे फेयर वैल्यू Property लगाया और 2 3 पे कॉस्ट मॉडल लगाया। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है, हाउएवर ड्यू टू स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ दिस प्रॉपर्टी दीस फिगर कैन नॉट बी corroborated, द प्रॉपर्टी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर। सो इसकी चूंकि फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो रही, तो इस पर हम फेयर वैल्यू मॉडल नहीं लगाएंगे। और ये जो फेयर वैल्यूज दी हुई हैं, ये तो सिंपल लिखे डायरेक्टर्स बिलीव, ये तो डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी फेयर वैल्यू यहाँ इतनी होगी। बट चूंकि इसकी आपको मार्केट की वैल्यू जो है वो रिलायबली नहीं मिल रही, इस पे आप कॉस्ट मॉडल यूज करोगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जिस वक्त हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज करेंगे तो उसके बाद वो डेप्रिसिएट नहीं होगा, ठीक है। और जब हम कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे तो ये सिमिलर टू IS 16 है, जिस तरह हम IS 16 में शो करते हैं। रिक्वायरमेंट वो कहता है फॉर ईच ऑफ द अबव प्रॉपर्टी briefly state how it will be treated in financial statements of Victoria for the year ended 31st December year 8, identifying any impact on profit and loss, and produce an analysis for Victoria for the year ended 31st December year 8 showing each of the property above property separately. Okay, इसमें 3 चीजें उसने डिस्कस की हैं जी। पहला हिस्सा तो वो ये रिक्वायर कर रहा है कि आप इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में ये भी बताओ कि कितना इंपैक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 की मैं डिस्कशन कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। कि अपने माइक किसका ऑन है, ऑफ करें। माइक किसका ऑन है भाई? सोहेब खालिद, क्या कर रहे हो? माइक तो ऑफ रखो। ओके, अच्छा जी। अब प्रॉपर्टी 1 को आप एक्सप्लेन करोगे कि ये, पहले तो ये एक्सप्लेन करोगे कि ये किस में ट्रीट होगा और इसका फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको लिखने का तरीका मैं आप बताने लगा हूं। स्पेसिफिक वे होता है एग्जामिनेशन में लिखने का, ठीक है। पहले तो आपने इसका मेन एरिया उठाना है जहां से ये डिसाइड हो रहा है कि IS 16 में फॉल करेगा या 14 में, और वो है जो विक्टोरिया यूजेस दिस प्रॉपर्टी एज इट्स हेड ऑफिस, ये वर्डिंग, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे प्रॉपर्टी 1, विक्टोरिया एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी 1 for the purpose of use as its head office and meets the definition as given in property, plant and equipment. Therefore, property 1 shall be treated as per
या अंडर IAS 16 PPE। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब ट्रीटमेंट की तरफ आना है। अब देखें इसमें भी दो मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल और री वैल्यूएशन मॉडल। तो बताइए प्रॉपर्टी 1 में कौन सा मॉडल लगेगा? एनी स्टूडेंट? सर कॉस्ट मॉडल। जी एग्जैक्टली, इस पे कॉस्ट मॉडल हम लगाएंगे क्योंकि फेयर वैल्यू गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो अब जब कॉस्ट मॉडल लगता है तो डेप्रिसिएट होगा, तो फिर आप ये लिखोगे द डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग which is 500,000 and the useful life is 40 years, so annual depreciation is I think इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 11,250 I think। ठीक है, and this depreciation expense is shall be charged to profit and loss। this is the way of writing। ठीक है, कोई समझ में आया जो मैंने बोला? यस सर। यस सर। ठीक है, सेम इसी तरह प्रॉपर्टी 2 और 3 को भी एक्सप्लेन करोगे। थोड़ा सा ब्रीफली इस तरह एक्सप्लेन करना है। मैं आऊंगा इस वक्त मेन स्केड्यूल की तरफ। ये जो उसने लिखा है हर प्रॉपर्टी का आप एनालिसिस शो करो। एनालिसिस का मतलब क्या है? इसमें आपने वही स्केड्यूल बताना है कि साल के शुरू में वैल्यू क्या थी, साल के एंड में वैल्यू क्या है और ये किस वजह से चेंज हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। ये मैं स्केड्यूल बना रहा हूं आपके सामने। जी, तो इसमें चूंकि 3 प्रॉपर्टीज हैं तो हम 3 हेडिंग दे देंगे। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 3 और एंड पे टोटल भी आ जाएगा। ठीक है, और इस पे एक सॉरी और भी बनाएंगे और लैंड का भी बनाओगे ना आप, लैंड भी है जो IAS 16 जब मैं फॉलो करेगी तो लैंड को लहदा शो करूंगा और बिल्डिंग को लहदा शो करूंगा, या इसको कंबाइन भी कर सकते हो। इसको कंबाइन ही कर दो जो प्रॉपर्टी 1 2 3। अब इसको कॉस्ट लेते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पढ़ा था, कॉस्ट एज एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब ये जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है वो उसने दिया हुआ 31 दिसंबर ईयर 7, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 जनवरी Y8 का मतलब है ईयर 8। तो प्रॉपर्टी 1 की वैल्यू क्या थी? देखिए वो लिख रहा है प्रॉपर्टी 1 वाज रिक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी ईयर 1, पहले साल में खरीदी थी। इस वक्त हम 8वें साल में, ये भी ज़हन में रखिएगा। इट हैड अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन कंप्राइजिंग 500,000 फॉर लैंड और 500 फॉर बिल्डिंग। मैंने चूंकि लैंड का अलहदा कॉलम नहीं बनाया, प्रॉपर्टी 1 के नाम से लिखा है, तो इस वजह से टोटल वैल्यू आएगी 1 मिलियन और मैं रुपीज इन थाउजेंड्स लिख रहा हूं सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये 1 मिलियन आ गई। और प्रॉपर्टी 2 की तरफ आते हैं, तो तीनों को लेके चलना है। प्रॉपर्टी 2 पे कहते हैं वाज एक्वायर्ड मैनी इयर्स अगो फॉर 1.5 मिलियन। कब खरीदा हमें नहीं मालूम। फॉर हिज इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑन 31 दिसंबर ईयर 7 इट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 2.3 मिलियन और ये पिछले साल की फेयर वैल्यू थी। यकीनी बात है यही इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको 2.3 मिलियन पे लिखोगे, तो 2.3 मिलियन थाउजेंड्स में आएगा 2300। ये सारी अमाउंट्स रुपीज इन थाउजेंड्स लिख रहा हूं। अगेन जिस चीज को आप लिख रहे हो सिर्फ उसको अभी पढ़ते जाओ। इसी तरह प्रॉपर्टी 3 वो ये कह रहे हैं वाज एक्वायर्ड ऑन 30 जून ईयर 2, ये दूसरे साल में खरीदी थी फॉर 2 मिलियन फॉर इज इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, और ये डिसाइड हुआ कि इसमें फेयर वैल्यू मॉडल यूज नहीं होगा, तो इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट ही रिकॉर्ड होगी और हिस्टोरिकल कॉस्ट आपके सामने दी हुई है फॉर 2 मिलियन। तो ये 2 मिलियन की अमाउंट आ गई कॉस्ट की। अच्छा, अब ड्यूरिंग द ईयर हमने वही देखा, कोई एडिशन हुई, कोई एडिशन नहीं हुई, कोई नई प्रॉपर्टी हमने ईयर 8 में नहीं खरीदी, कोई प्रॉपर्टी हमने इनमें से सेल नहीं की, तो ना कोई एडिशन आएगी ना डिस्पोजल आएगी।
सिर्फ एक फेयर वैल्यू आएगी और वो है प्रॉपर्टी 2 की, ठीक है, जिसको आप लिखोगे फेयर वैल्यू इंक्रीज। क्योंकि ये IAS 40 लग रहा है ना, तो इसमें तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आना। अब देखो इसी में प्रॉपर्टी 2 में पढ़िएगा कि बाय 31 दिसंबर ईयर 8 इट्स फेयर वैल्यू हैज राइजन टू 2.7 मिलियन। पहले इसकी फेयर वैल्यू थी 2.3 मिलियन, वो कह रहा है साल के एंड पे ये बढ़ के 2.7 मिलियन हो गई है। तो कितनी इंक्रीज हुई है? 400, यानी 0.4 मिलियन इंक्रीज हो चुकी है। ये 400 यहां लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एज एट 31 दिसंबर ईयर 8। प्रॉपर्टी 1 की कॉस्ट 1000, प्रॉपर्टी 2 2700 और प्रॉपर्टी 3 2000। और इसके बाद अब मैं आऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की हेडिंग देता हूं एज एट 1 जनवरी ईयर्स 8। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखिएगा, ये कब बाय की थी? वो लिख रहा है कि ईयर 1 में बाय की थी, 1 जनवरी ईयर 1। और ओपनिंग बैलेंस मुझे चाहिए 31 दिसंबर ईयर 7। बताइए कितने साल गुजर चुके हैं प्रॉपर्टी 1 को? सर 7 ईयर। तो मुझे 7 ईयर की डेप्रिसिएशन चाहिए। और इससे आगे वो लिख रहा है सारी डिटेल कि बिल्डिंग हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 इयर्स। बिल्डिंग की लाइफ 40 इयर्स है। तो इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे? ये छोटी सी वर्किंग मैं बना रहा हूं यहां पर। प्रॉपर्टी 1 की डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? ये प्रॉपर्टी 1000 नहीं लेनी प्लीज, इसमें 500 लैंड है और ये डेप्रिसिएट नहीं होता। सिर्फ इसमें बिल्डिंग लूंगा 500,000 की, रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं गिवन, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ उसने 40 इयर्स का है। जब मैं 40 पे डिवाइड करूंगा तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 7 से। मुझे 7 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए। बताइए कितनी वैल्यू आई? 87.5। 87.5। इसको राउंडिंग में मैं चलो 87.50 ही रहने दो। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 87.5 और ये माइनस में लिखा। प्रॉपर्टी 2 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी बताइए? ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए प्रॉपर्टी 2 की? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इस पे फेयर वैल्यू मॉडल लगा हुआ है और ये IAS 40 पे फॉल कर रही है। और हमने पढ़ा था कि IAS 40 में अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इसकी कोई डेप्रिसिएशन पहले रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसको नील कर दीजिएगा। प्रॉपर्टी 3 ये बेसिकली ये भी फेयर वैल्यू ये भी IAS 40 में फॉल करती है, लेकिन इस पर हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। क्या इसकी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए? यस सर, हो गया। यस। और ये देखो हमने खरीदी कब थी? ये एक्वायर्ड की थी ईयर 2 में, 30 जून ईयर 2, 30 जून। ठीक है, तो कितने साल बनते हैं जी? काउंट कीजिएगा ओपनिंग तक। सर 4.5। 4.5 या 5.5? 5.5। 5.5 सर। ठीक है जी। तो अब मैं 5.5 की डेप्रिसिएशन लेता हूं और इसकी यूजफुल लाइफ उसने 50 इयर्स दी है। तो अब आप ये P3 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, 2000 डिवाइडेड बाय 50। ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई इनटू 5.5। कितनी वैल्यू आ गई? 220। यस 220। ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी इसकी 220। ठीक है, उसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट में। अब चूंकि इसमें तो कोई डिस्पोजल नहीं है, कोई रीवैल्यूएशन नहीं है,
जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल है, उसमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं होती, सिंपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लूंगा, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस किस प्रॉपर्टी पे निकलेगा बताइए? प्रॉपर्टी 1 and 3 में। 1 and 3, और ये ऑलरेडी, जी गुड, और ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यानी 500 डिवाइड बाय 40 कर दूंगा ना सर, मल्टीप्लाई 7 नहीं करूंगा, तो ये बन रहा है 11.5, ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई सर 12.5। 12.5 ओके 12.5, और प्रॉपर्टी 3 की 2000 डिवाइडेड बाय 50, आई थिंक 40 आएगी। यस सर। अब इसको प्लस कर लो तो ये मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई एज एट 31 दिसंबर ईयर 8, और इसको देखें तो ये 100 मिलियन, ये नील, और यहां पर 260 मिलियन। अब आप WDV इजीली निकाल लोगे, वो ओपनिंग में से ओपनिंग माइनस करोगे, क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस करोगे, तो रिकंसिलिएशन मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक्सट्रैक्ट भी बना देता हूं, वो भी जरा देखिएगा, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और SOFP भी बना देता हूं, SOCI ईयर 8 का। जी, SOCI में क्या क्या चीज आएगी? सबसे जो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा? 40 प्लस 12.5 विच इज 52.5, और ये रुपीज इन 1000 है। दूसरी चीज क्या आएगी इसमें? फेयर वैल्यू इंक्रीज। जी, आप लिखोगे फेयर वैल्यू गेन ऑन मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और वो गेन आया है 400 का, और इसमें अदर कंप्रीहेंसिव इनकम कोई नहीं होगी, इसको सिर्फ माइनस पे शो कर दीजिएगा, एक्सपेंस है, और फेयर वैल्यू प्लस में होगा। ये SOCI में आ गया एक्सट्रैक्ट। अगर मैं SOFP का एक्सट्रैक्ट बनाऊं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम SOFP, जी, तो यहां पर नॉन करंट एसेट का हेडिंग होती है हमारे पास। इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कौन सी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फॉल कर रही है? प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1, तो इसकी 1000 माइनस 100, ये क्लोजिंग वैल्यू आएगी, जो अभी नीचे कैलकुलेट हुई होगी, जो मैंने नहीं की, आप कर लोगे, ये 900,000 आ जाएगी रुपीज इन 1000, और फिर आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, प्रॉपर्टी 2 और 3। प्रॉपर्टी 2 2700 माइनस 0 2700, प्लस प्रॉपर्टी 3 2000 माइनस 260 1640, इनको ऐड कर लें तो 4340 मिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शो होगी। दिस इज द प्रॉपर एक्सट्रैक्ट ऑफ SOFP। ठीक हो गया बच्चों? यस सर। जी, एनी क्वेश्चन? सर वो कैलकुलेशन में बस 1740 इन्वेस्टमेंट के साथ बस। मुझे बात समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं? सर 1640 जहाँ पे आपने लिखा है ना, वो 1740 आता। अच्छा ठीक है, वो फिर ठीक कर लेना, कैलकुलेशन Yes, ठीक sir. कर, ठीक है। अच्छा, अब आइएगा एग्जाम्पल 11। ये बड़ा कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल बनाई हुई है, इसको जरा ध्यान से देखना है आपने। इसमें भी उसी तरह 3 नहीं, एक मिनट आइएगा, पेज तो ये पेज नंबर 436 पे आइएगा।
Following information pertains to non-current asset of डिस्टा गिल लिमिटेड DL। इसमें दो प्रॉपर्टी, पहले 1 और 2 दिया हुआ है इस पेज पे। नंबर 1 पे लिखता है DL परचेज स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स फॉर ₹370 million on 1st July 2017। The vehicles had an estimated useful life of 10 years with residual value of 30 million. The revalued amount of vehicles as at 31st December 2018 and 2019 were determined at 302 million and 290 million respectively. There was no change in the useful life of or residual value। बताइए ये वाला जो नंबर 1 है स्पेशलाइज्ड व्हीकल, ये किस में फॉल करेगा, 16 में या 14 में? 16। यस, वेरी सिंपल, क्योंकि देखो IS 40 सिर्फ और सिर्फ रिलेट करता है लैंड और बिल्डिंग से, ठीक है, और ये IS 16 में फॉल कर रहा है और उस पर रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हुआ। सेकंड, DL सेटअप a manufacturing plant in a remote area at a cost of 280 million. Plant has a useful life of 8 years. Plant was purchased on 1st January 2018 and was available for use on 1st April 2018. The commercial production started on 1st June 2018। ये 3 वैल्यूज दी हुई हैं। एक उसने ये बताया कि परचेज किया आपने 1st जनवरी 2018 को, अवेलेबल फॉर यूज था 1st अप्रैल 2018 को, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 1st जून 2018 को। मुझे सिर्फ इतना बताइए डेप्रिसिएशन मैं किस दिन से शुरू करूंगा? अप्रैल से, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2000। जी स्टूडेंट्स बताओ। सर अवेलेबल सर अप्रैल जी 1st अप्रैल 2018 को आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। इससे आगे लिखता है ऑन 1st जुलाई 2018 DL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट। रुक जाइए, इस क्वेश्चन को निशान लगा लें, ये IS 20 करने के बाद होगा, अभी नहीं होगा। इस पे IS 40 भी लगाया हुआ है, IS 20 भी है, गवर्नमेंट ग्रांट वाला। इस क्वेश्चन को अभी नहीं करना। ये पास पेपर का क्वेश्चन है और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये इसको करना पड़ेगा आपको, लेकिन इसका इस चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये IS 20 का क्वेश्चन है, IS 40 का नहीं। इसमें IS 40 है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये एक छोटा सा स्टैंडर्ड था जो हमने मुकम्मल किया। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली वो IS 20 ही है जो मैंने स्टार्ट लेना है, गवर्नमेंट ग्रांट। एक और छोटा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन ये इस तरह मिक्स करके देता है जिस तरह अभी आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आया IS 20 का, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैं IS 20 स्टार्ट करूं। सर एक क्वेश्चन था कि सर ये जो रिवैल्यूएशन में सर जो GRV का मेथड है सर हमारे सिलेबस का पार्ट है या नहीं है? कौन सा जी? सर ये GRV का जो मेथड था, ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू वाला, ग्रॉस मेथड है सर वो भी हम लोग करेंगे सिलेबस में? जी जी बिल्कुल करवाऊंगा, उसके एग्जांपल बना के ना आपको करवा दूंगा, ठीक है सर। क्योंकि पास पेपर में नहीं आया हुआ है और ना ही आपकी बुक में कोई एग्जांपल दी हुई है। ठीक है सर, ओके। ठीक है। अच्छा, इसी के ये जो इसी चैप्टर में है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, ये चैप्टर नंबर मैं अभी आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 8 सेंट्री स्टैंडर्ड्स। इसी का जो पहला स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो गवर्नमेंट ग्रांट का है, और तीसरा 3 स्टैंडर्ड है इसमें, और तीसरा स्टैंडर्ड IS 40 है जो हमने अभी डिस्कस किया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द गवर्नमेंट ग्रांट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है। देखिए समटाइम गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया को प्रमोट करने के लिए और मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए लोगों को इस चीज पर लाने के लिए कि आप इसको यूज करें, गवर्नमेंट ग्रांट देती है, ठीक है। अब उसका हमने इसमें जिक्र करना है गवर्नमेंट ग्रांट में कि हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट की प्रॉपर डेफिनेशन को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी बुक की पेज नंबर 410 पे दी हुई है गवर्नमेंट ग्रांट की। वो लिखते हैं गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट
in the form of transfer of resources to an entity in return for past or future compliance। अब ये बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको ट्रांसफर करती है रिसोर्सेज, वो पास्ट से भी रिलेट कर सकती है, फ्यूचर से भी रिलेट कर सकती है। मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई फ्लड आता है और फ्लड की वजह से एग्रीकल्चर जो आपकी प्रोड्यूस है वो बैडली जो है वो डैमेज होती है, तो गवर्नमेंट वहां पर ग्रांट देती है। दिस ग्रांट रिलेटेड टू एन इवेंट विच हैड ऑलरेडी बीन अकर्ड। ठीक है, इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर भी गवर्नमेंट कर सकती है। फ्यूचर में तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काफी पुरानी एग्जांपल है, जब पाकिस्तान के अंदर आईटी का दौर शुरू हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ, एट दैट टाइम कंप्यूटर्स वर not assembled in Pakistan, they are properly imported and at that time the prices were too high। तो कोई भी पर्सन जो है वो उसको इंपोर्ट नहीं करता था, तो गवर्नमेंट ने उस वक्त ये ग्रांट दी थी कि आप इसको पाकिस्तान में लाएं, कंप्यूटर इंपोर्ट करें और उस पर जितनी प्राइस पे करेंगे उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज, एक्चुअल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सपोज वैसे ही मैं कहता हूँ जी 70% गवर्नमेंट पे करेगी और 30% आप पे करेंगे। इसका एडवांटेज क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो उस स्पेसिफिक एरिया को प्रमोट करने में कामयाब हो जाती है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज एक पर्सन है, उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है और उस पे वो एक ऐसी क्रॉप्स तैयार कर रहा है जो कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए, लाइक जैसे इंटॉक्सिकेंट जिनसे बनती हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि अगर आप यहाँ पर अदर देन दीज यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे तो जितने भी आपका जो आपकी रेवेन्यू कम होगा गवर्नमेंट खुद ग्रांट के तौर पर पे करेगी। दिस इज अ ग्रांट विच इज रिलेटेड टू द फ्यूचर कंडीशंस। ठीक है, ये चीज ज़हन में रखिएगा। गवर्नमेंट ग्रांट अब दो किस्म की होती है, कंडीशनल और अनकंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल ग्रांट क्या है? हर वो ग्रांट कंडीशनल ग्रांट है जिसका फुलफिल होना जरूरी है। अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो ग्रांट आप वापस करनी पड़ेगी। यानी अगर गवर्नमेंट ग्रांट देती है, गवर्नमेंट इज एन अथॉरिटी, और अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर ऑटोमेटिकली उस कंडीशन को अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट ग्रांट वापस ले सकती है, और अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ग्रांट वापस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और अनकंडीशनल ग्रांट क्या है? जिसमें कोई किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है। एक्चुअली ये पास से रिलेट करती है। मसलन जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, फ्लड आया, अब जो इसमें हिट हुए हैं, जो भी नुकसान हुए, गवर्नमेंट सबको पूरा कर रही है। इसमें कोई ये कंडीशन नहीं आपने ऐसा करना है तो ग्रांट मिलेगी, बिकॉज द इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ठीक है, तो बेसिकली ग्रांट मुख्तलिफ तरीकों से दी जाती है, लाइक गवर्नमेंट कैन गिव इन फॉर्म ऑफ कैश। एक आपने वर्ड सुना होगा सब्सिडीज देना, ये अक्सर टेलीविजन पे भी हम सुनते हैं, तो सब्सिडीज इज अ ग्रांट। गवर्नमेंट लोन्स देती है एक बड़े नॉमिनल रेट्स पर, वो भी इसकी फॉर्म में कवर हो जाता है। तो IAS 20 के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि प्रॉपर्ली कल मैं शुरू करूंगा, सिर्फ दो चीजें यहाँ बहुत जरूरी हैं। ग्रांट जो है वो आपको एसेट के अगेंस्ट भी मिल सकती है और एक्सपेंसेस के अगेंस्ट भी मिल सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट और गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस। जैसे गवर्नमेंट जो है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कंप्यूटर्स की, या आजकल जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज दे सकती है कि आप जो जैसे ब्रिक्स बनते हैं, जिसको भट्टा कहते हो आप, तो उसका जो फ्यूम होता है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग एरियाज। तो गवर्नमेंट आज वो कह सकती है जी कि आप इंपोर्ट करें ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्यूम जो है वो ना इस तरह डेंजरस ना हो, और उसके लिए हम आपको ग्रांट देंगे। तो दिस ग्रांट इज रिलेटेड टू एसेट। और एक्सपेंस क्या है कि गवर्नमेंट ये कहती है जी कि आपके मेंटेनेंस एक्सपेंस जितने भी हैं उसके अगेंस्ट हम आपको ग्रांट देंगे। दिस आर रिलेटेड टू
ऑब्वियसली रिलेटेड टू एक्सपेंस, या एम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होगी वो हम पे करेंगे, दिस इज रिलेटेड टू एक्सपेंस। ये याद रखना है कि दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ग्रांट जो है ये एसेट से रिलेट कर रही है या एक्सपेंस से, क्योंकि बाय नेचर अगर देखें तो एसेट लॉन्ग टर्म होता है और एक्सपेंस जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। बाकी इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस करेंगे। और अभी मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की, और मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ अटेंडेंस शीट शेयर करता हूँ।